हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए पीएच स्केल किसे कहते हैं, यानी पीएच स्केल, पीएच पैमाना स्केल, और एक आपके लिए बताया था पीएच किसे कहते हैं। समझना मेरी बात को। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बच्चों ध्यान देना, 2 प्रश्न कराए तो पीएच स्केल किसे कहते हैं और एक बताया था पीएच किसे कहते हैं। और इसके अलावा कुछ जो थे अपने पदार्थ, उनके मैंने पीएच मापक्रमों के मान भी बताए, जैसे मानव रक्त जिसकी पीएच 7.4 होती है, HCl की 0 होती है, NaOH की 14 होती है। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब पीएच 7 होती है, यानी किसी विलयन की पीएच कितनी होती है, 7 होती है, तो वो कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। और शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है, 7 होती है, यानी शुद्ध जल जो होता है उसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है। आई बात समझ में। नंबर इसके अलावा बताए जिनकी पीएच 0 से 7, यानी 7 से कैसी है, कम है, और 0 से 7 तक है, वो कैसे होते हैं, अम्लीय। और 7 से अधिक और 14 तक होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्षारीय। और पीएच के बारे में, यानी सर्वप्रथम पीएच के बारे में सर्वप्रथम 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया। यानी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच मापक्रम को, उपक्रम जो था, मापक्रम था, उसको खोजा। आई बात समझ में। आज आपका एक नया टॉपिक गौर देना बच्चों, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखिए। क्योंकि हमने अभी पढ़ाया आपको अम्लता क्षारकता की पूरी जानकारी हमने दी है, तो उसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है पीएच का। तो पहले प्रश्न नोट कर लो आप। प्रश्न बन रहा है इसमें कि दैनिक जीवन में, कौन से में, दैनिक जीवन में, ध्यान देना बच्चों। तो प्रश्न को नोट करना, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट आपका। दैनिक जीवन में पीएच, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखिए। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखिए। ऐसा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखिए कि भाई जो दैनिक जीवन है उसमें पीएच का क्या महत्व है। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, तो आपका ये प्रश्न बोर्ड में कई बार पीएच महत्व से संबंधित बोर्ड ने प्रश्न कर लिया है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पीएच। तो सबसे ज़्यादा आपको इसमें ध्यान रखना है भाई पदैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो इसमें पहले उत्तर लिखना, दैनिक जीवन में, ध्यान देना, दैनिक जीवन में पहले भूमिका बना लेते हैं। तो देखिए दैनिक जीवन में, यानी दैनिक मतलब अपने रोज सामान्य जीवन होता है प्रतिदिन का, वो दैनिक कहलाता है, प्रतिदिन। दैनिक जीवन में पीएच का निम्नलिखित महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच का निम्नलिखित महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच का निम्नलिखित महत्व है। तो देखिए पीएच का जो महत्व है वो निम्नलिखित हैं, प्रमुख बिंदु इसके निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है उदर्म्य अम्लता। नंबर 1 कौन सा है, उदर्म्य अम्लता। ध्यान देना, नंबर 1 कौन सा है, उदर्म्य अम्लता। दूसरा है दंत क्षय। कौन सा है, दंत क्षय। नंबर 3 है कीटों का डंक। ध्यान देना, दोबारा समझना, पहले मुख्य बिंदु बता रहा हूं, विस्तार भी इनका बताऊंगा मैं आपको। तो पहले मुख्य बिंदु समझिए। नंबर 1 है उदर्म्य अम्लता, उदर मतलब पेट, उदर्म्य अम्लता। दूसरा है दंत क्षय। क्या है, दंत क्षय, यानी दांतों का क्षय होना। तीसरा है कीटों का डंक, जो कीट होते हैं जैसे मधुमक्खी है अपनी, तो कीटों का डंक। नंबर 4 जो है मृदा जो होती है अपनी मिट्टी होती है, मृदा में मृदा की पीएच। और नंबर 5 अम्ल वर्षा, जिसको हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। तो देखिए दैनिक जीवन में पीएच के निम्नलिखित महत्व में, नंबर 1 पेट में अम्लता, उदर अम्लता कह देते हैं, विस्तार अभी मैं इनका बताऊंगा। तो समझो पहले आप महत्वपूर्ण बिंदु समझ लीजिए आप। पेट में अम्लता। नंबर 2 है दंत क्षय, अपने जो दांत होते हैं इनका क्षय। नंबर 3 है कीटों का डंक, जो कीट होते हैं अपने, कीट हैं जैसे मधुमक्खी है अपनी, क्या होती है, मधुमक्खी है, चींटी है या मकोड़े हैं, उनमें भी किसी भी जो कीट है उसका क्या, डंक। एक है अम्ल वर्षा, जिसको हम अम्लीय वर्षा कह देते हैं, और एक है आपका इसमें मृदा की पीएच। आई बात समझ में। तो ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु।
अब समझिए नंबर 1 है पेट में अम्लता। नंबर 1 कौन सा है? पेट में अम्लता। तो पहले हेड डाल लेना पेट में अम्लता और समझना इसको। पेट की अम्लता में पहले समझा देता हूं, उसके बाद फिर आप लिखना पेट की अम्लता। तो सुनिए, गौर देना प्रिय छात्र एवं छात्राओं, कि अपच होने की स्थिति में क्या होने की? अपच होने की स्थिति में हमारे आमाशय में, यानी अपच जब हो जाती है, ध्यान देना, अपच का मतलब है कि हम जब आवश्यकता से अधिक क्या करते हैं? भोजन करते हैं, या भोजन सही तरह से नहीं पच पाता है तो क्या हो जाती है? अपच हो जाती है। तो अपच होने की स्थिति में जो हमारा आमाशय है, ध्यान देना, समझना कि भोजन का जो पाचन होता है ना, पाचन मुख से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? मुख से। मुख है, पाचन तंत्र है उसमें मुख। मुख के बाद क्या आती है? ग्रसनी, फिर क्या आती है? ग्रास नली, और फिर होता है आमाशय। आमाशय जो होता है जे आकार का होता है। कैसे आकार का होता है? जे आकार का। तो आमाशय जे आकार का होता है, आई बात समझ। और ये HCl अम्ल स्रावित करता है। कौन सा अम्ल स्रावित करता है? HCl। HCl अम्ल का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl अम्ल कौन सा हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अपच जब हो जाती है, समझना, अपच होने की स्थिति में कि जब भोजन सही प्रकार से क्या नहीं हो रहा है? पच नहीं रहा है, या हम आवश्यकता से अधिक क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं, तो अपच होने की स्थिति में जो हमारा आमाशय है, जो जे आकार का होता है, हमारे उदर में क्या होता है? स्थित होता है। और आमाशय जो होता है वो HCl अम्ल स्रावित करता है। कौन सा अम्ल? HCl। और मैंने आपको बताया था जठर रस में जो HCl होता है उसकी pH 1.2 होती है, यानी जो जठर रस होता है अपना आमाशय में, जठर रस जो होता है उसकी pH 1.2 होती है उस HCl की। आई बात समझ में? तो ध्यान देना कि जो आमाशय में HCl अम्ल अधिक मात्रा में स्रावित होता है, जिससे उदर में जलन एवं क्या होता है? दर्द का अनुभव होता है। समझना कि जब आमाशय में आवश्यकता से अधिक HCl अम्ल का क्या होगा? श्रावण होगा, या HCl अम्ल आवश्यकता से अधिक स्रावित होगा, तो उससे हमारे उदर में जो क्या होती है? जलन एवं जो दर्द है उसका क्या होता है? अनुभव होता है। यानी उसको ही हम एसिडिटी के नाम से जानते हैं, उसको ही हम अम्लता के नाम से जानते हैं कि अम्लों की मात्रा कैसी हो गई? अधिक बढ़ गई, तो वो क्या हो गया? अम्लता हो गई। क्या हो गई? अम्लता, एसिडिटी, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है? बेचैन हो जाता है, और उदर में क्या होता है? जलन एवं दर्द का क्या होता है? अनुभव होता है। तो इस अम्लता को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम? एंटासिड का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। एंटासिड का मतलब है प्रति अम्ल। एंटासिड का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, क्योंकि प्रकृति ने उदासीनीकरण का विकल्प दिया है। समझना, सिलेबस में नहीं, पुराना जो सिलेबस था NCERT उसमें एक लाइन आती थी कि प्रकृति उदासीनीकरण का विकल्प देती है। सीधा सा अर्थ है कि जो बाधा है, जो हमारे जीवन में कोई रुकावट या बाधा है या कोई रोग है, उसका प्रकृति ने क्या दिया? इलाज दिया है। एक बात वो है कि जिसको हमें भी खोज नहीं पा रहे हैं। उदाहरण के लिए इस समय कोरोना महामारी चल रही है। कोरोना महामारी जो एक वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व में चल रही है, आप इस जान रहे हैं, लेकिन इसकी भी वैक्सीन जो है वो ट्रायल में है कि नहीं है? इनकी भी क्या कर रहे हैं? वैक्सीन खोजी जा रही है कि नहीं खोजी जा रही है? वैक्सीन खोजी जा रही है, क्योंकि प्रकृति ने हर चीज का समाधान दिया है। यानी एक लाइन आती है, प्रकृति उदासीनीकरण का विकल्प देती है। प्रकृति ने हर असंभव जो है असंभव है। अभी जैसे उदाहरण के लिए कोरोना आया, तो हम उसका सामना करने के लिए उतने तैयार नहीं थे। आज हमारा देश, चाहे कोई भी देश है, उसमें टेस्टिंग बढ़ाई गई है, या जैसे लॉकडाउन करके आपको घरों में रखा गया है ताकि ये महामारी अधिक से अधिक ना फैले। तो उसका समाधान किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? और आने वाले कुछ ही दिनों में इसकी वैक्सीन भी मिलने की संभावना है। जैसे रूस ने तो अपनी वैक्सीन की खोज कर दी, लेकिन जैसे भारत है उसकी भी वैक्सीन यानी 3 स्टेज में चल रही है। तो कुछ ही समय में भारत में भी इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा वैक्सीन का। तो देखिए, उदास विकल्प दिया है कि नहीं दिया है? जैसे वैक्सीन खोज ली जाएगी, हर आम व्यक्ति के वो वैक्सीन लगा दी जाएगी, और हम और आप जितने भी हैं वो कोरोना नामक जो महामारी है उससे क्या हो सकते हैं? सुरक्षित रह सकते हैं। तो वही बात है, प्रकृति ने उदासीनीकरण का विकल्प दिया है। अब देखिए हमारे उदर में क्या हो गया? अम्लों की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। अम्लों की मात्रा जब बढ़ गई तो क्या हो रहा है? दर्द, और दर्द जो है या जलन है उसका क्या हो रहा है? अनुभव हो रहा है। अब दर्द या जलन का हमारे पेट में या उदर में क्या हो रहा है? उसका महसूस हो रहे हैं। तो हम उसके
विकल्प के रूप में किसका उपयोग कर रहे हैं? एंटासिड का उपयोग कर रहे हैं। यानी एंटासिड का मतलब होता है प्रति अम्ल। एंटासिड का मतलब होता है प्रति अम्ल, और प्रति अम्ल के रूप में हम, जो कि कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और प्रति अम्ल के रूप में हम, या एंटासिड के रूप में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसकी पीएच मैंने बताई, आपको लिखाई भी रही है पहले, इससे पिछली वीडियो में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच जो होती है कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दुर्बल क्षारक है, दुर्बल प्रकृति का क्षारक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके अलावा क्या होता है? खाने का सोडा। खाने का सोडे का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, वो होता है NaHCO3। NaHCO3। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है रासायनिक सूत्र? MgOH का होल 2, यानी MgOH का होल 2 का प्रयोग करते हैं। आई बात? जैसे इनका हम प्रयोग करते हैं, समझना, तो उदर में जो अम्ल की मात्रा कैसी है? अधिक है, उसको ये क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं हमारे उदर में क्या है? एसिडिटी हुई है। एसिडिटी क्यों हुई है? क्योंकि अम्ल की मात्रा कैसी हो गई है? बढ़ गई है। अब जब अम्ल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ गई है, और हमने किसका उपयोग किया इसको दूर करने के लिए? एंटासिड। एंटासिड में कौन कौन से हैं? एंटासिड में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हम उपयोग कर सकते हैं, खाने का सोडे का उपयोग कर सकते हैं, खाने का सोडा NaHCO3, इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, पाक सोडा भी कहते हैं। इसके अलावा इसका पाक सोडा के नाम से जानते हैं। पाक मतलब व्यंजन जो होते हैं, पकवान जो बनते हैं, पाक सोडा भी कह देते हैं, खाने का सोडा भी कह देते हैं, बेकिंग सोडा भी कह देते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और एक किसका उपयोग कर रहे हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, रासायनिक नाम क्या है इसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। व्यापारिक नाम क्या हो गया इसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसी प्रकार खाने के सोडे का व्यापारिक नाम क्या है इसका? खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा है, इसके व्यापारिक नाम है पाक सोडा है, मीठा सोडा भी कह देते हैं, मीठा सोडा, ये इसके व्यापारिक नाम हो गए। लेकिन इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी NaHCO3। तो ये कैसे होते हैं? दुर्बल क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और आप जानते हैं अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण और जल। और लवण हमारे शरीर के लिए कोई हानिकारक नहीं होते हैं। तो आप जानते हैं प्रकृति ने उदासीनीकरण का विकल्प दिया है कि नहीं दिया है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है कि जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण एवं किसका? जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। और यही क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। तो देखिए एंटासिड के रूप में उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? इनका एंटासिड के रूप में उपयोग होते हैं, जिसे प्रति अम्ल कहते हैं, जिससे हमारे पेट में जो या उदर में जो जलन हो रही है या जो दर्द हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। तो पीएच का महत्व हुआ कि नहीं हुआ? पीएच के द्वारा ही तो पता चला हमें कि भाई HCl अम्ल जठरस में HCl की पीएच कितनी है? 1.2 है। कैसी है? 1.2 है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसकी पीएच कितनी है? 10 है, दुर्बल क्षारक है। तो इनके किसके द्वारा पता चला हमें? पीएच के द्वारा। अब पीएच का महत्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, क्योंकि पीएच जो है, पीएच के द्वारा हमें पता चला कि भाई हमारे आमाशय में जो HCl है ये क्या है? अम्ल है। और किसी दुर्बल क्षारक का जिनका हमने उपयोग किया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, खाने का सोडा, ये कैसे हैं? दुर्बल क्षारक हैं। और ये बात हम पहले से जानते ही हैं कि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। तो प्रकृति ने क्या किया है? उदासीनीकरण का विकल्प दिया है। आई बात समझ में? तो इसको नोट कर लो पहले आप। नंबर 1 है पेट की अम्लता। तो लिखना अपच होने की स्थिति में, नोट कर लो नोटबुक में, अपच होने की स्थिति 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 में हमारे आमाशय में, अपच होने की स्थिति में हमारे आमाशय में, हमारे आमाशय में, हमारे आमाशय में, आमाशय जो होता है इसका अम्लीय माध्यम होता है। आमाशय जो होता है कैसा माध्यम होता है? इसका अम्लीय। क्योंकि कौन सा अम्ल स्रावित करता है? HCl। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
तो अपच होने की स्थिति में हमारे आमाशय में HCl अम्ल, HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल, HCl अम्ल अधिक मात्रा में, कैसी मात्रा में? अधिक मात्रा में। HCl अम्ल जो होता है वो कैसी मात्रा में? अधिक मात्रा में। HCl अम्ल अधिक मात्रा में क्या होता है? स्रावित होता है। अधिक मात्रा में क्या होता है? स्रावित होता है। अपच होने की स्थिति में हमारे आमाशय में HCl अम्ल अधिक मात्रा में क्या होता है? स्रावित होता है। अब अधिक मात्रा में क्या हो गया? स्रावित हो गया। कौन? HCl। तो इससे क्या हो गया? अम्लता होगी कि नहीं होगी? अम्लों की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। अब जिससे अम्लों की जब मात्रा बढ़ गई तो क्या होगा? जिससे उदर में क्या होगा? जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। तो इस बात को लिख लेना, जिससे उदर में जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। जिससे उदर में जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। क्या होता है? जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। आई बात समझ में? होता है। क्लियर? अब देखिए नीचे लिखना पैराग्राफ चेंज करके, अम्लता को दूर करने के लिए, अम्लता हो गई ना, अम्लों की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई, उसे बोलते हैं अम्लता। जब अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है उसे क्या बोलते हैं? अम्लता। तो अम्लता को दूर करने के लिए, अम्लता को दूर करने के लिए, अम्लता को दूर करने के लिए एंटासिड, अम्लता को दूर करने के लिए एंटासिड क्वेश्चन लिखना, प्रति अम्ल, एंटासिड क्वेश्चन क्या लिख लेंगे? प्रति अम्ल का उपयोग, अम्लता को दूर करने के लिए एंटासिड क्वेश्चन लिखना, प्रति अम्ल का उपयोग करना चाहिए। एंटासिड का उपयोग करना चाहिए। एंटासिड का उपयोग करना चाहिए। आई बात समझ में? करना चाहिए। जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के, जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी जो क्षार के गुण दर्शाते हैं। क्षार जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं या क्षार जैसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आई बात समझ में? अब क्षारीय प्रकृति के, और आप जानते हैं हमारे उदर में क्या हो गई? अम्लता हो गई। तो अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या बना देंगे? लवण और जल बना देंगे। और जिससे लवण और जल बन जाएंगे तो लवण हमारे शरीर के लिए कोई हानिकारक नहीं होते हैं, और जो हमें जलन एवं दर्द है उसमें क्या मिल जाती है? राहत मिल जाती है। लेकिन एक बात पॉइंट इसमें वो नोट कर लेना कि भाई एंटासिड के रूप में, एंटासिड के रूप में, एंटासिड के रूप में, एंटासिड के रूप में, और एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच कितनी होती है भाई? 10 होती है, मैंने अभी बताया। रासायनिक सूत्र लेना, यानी MgOH का होल 2, यानी एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया भी बोल देते हैं, मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा, इसके अलावा बेकिंग सोडा, और सूत्र क्या होता है बेकिंग सोडा का? लिखना
इसका जो बेकिंग सोडा होता है इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3, NaHCO3 लिखना, NaHCO3 का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यानी इसके अलावा बेकिंग सोडा का उपयोग भी करते हैं, इसके अलावा बेकिंग सोडा का उपयोग भी करते हैं। आई बात समझ में। और बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCO3। बेकिंग सोडे को क्या बोलते हैं, खाने का सोडा बोल देते हैं, इसको मीठा सोडा बोल देते हैं, इसको ही हम पाक सोडा के नाम से भी जानते हैं, कई नाम है। और रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब लबड़ पढ़ाऊंगा पूरा इसका विस्तार है, कैसे इसका निर्माण होता है, किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है। आई बात समझ में। अब नंबर दूसरा है, इसमें दंत क्षय, कौन सा है, दंत क्षय। तो गौर देना प्रिय छात्राओं, दंत क्षय। तो देखिए हमारे जो दांत होते हैं, हमारे शरीर के सबसे कठोर पदार्थ, ध्यान देना, दांतों के बारे में बता रहा हूं कि जो दांत होते हैं, ध्यान देना बच्चों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, कि जो दांत होते हैं हमारे शरीर के सबसे कठोर जो पदार्थ होता है, और शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, इनेमल होता है, इनेमल, समझना, लिखना मत अभी, इनेमल होता है, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, इनेमल होता है। तो इनेमल से बने होते हैं जो हमारे दांत होते हैं, हमारे शरीर के सबसे कठोर पदार्थ इनेमल से बने होते हैं। और इनेमल किससे बना होता है, इनेमल कैल्शियम फास्फेट, किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से। आज बात समझ, किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से। कि जो हमारे दांत होते हैं, हमारे शरीर के सबसे कठोर पदार्थ जो होता है क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट। आई बात समझ में। तो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, इनेमल होता है, और इनेमल कैल्शियम फास्फेट होता है। इनेमल में क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट। तो जो हमारे दांत होते हैं इनेमल से बने रहते हैं, हमारे शरीर के सबसे कठोर भाग से बने होते हैं। आई बात में। और एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है, 16 ऊपरी जबड़े में और 16 निचले जबड़े में। आई बात में, 16 ऊपरी जबड़े में होते हैं और 16 कैसे होते हैं, निचले जबड़े में होते हैं। और दांत जो होते हैं द्विवार दंती होते हैं, यानी मानव में दांत 2 बार आते हैं। एक तो होते हैं अस्थायी दांत, जो बच्चे में होते हैं अस्थायी दांत, जिनको आप दूध के दांत के नाम से भी जानते हैं। और एक कैसे होते हैं, स्थायी दांत, यानी 8, 9 या लगभग 10 वर्ष के बाद वो दांत होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, जिनको दूध के दांत होते हैं, वो बच्चों के क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे गिर जाते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत आ जाते हैं। तो कुल दांतों की संख्या कितनी हो गई, 32। वयस्क व्यक्ति में 18 वर्ष के ऊपर का व्यक्ति वयस्क व्यक्ति कहलाता है। बच्चे में अधिकतम दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, 20 से ज़्यादा नहीं आते हैं, अधिकतम 20 होती है। 20 के बाद वो धीरे धीरे गिरना प्रारंभ हो जाते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं मानव द्विवार दंती होता है, यानी द्विवार दंती, द्वि माने 2, बार माने आते हैं, दंती माने दांत, 2 बार दांत आते हैं। आई बात समझ। कुल कितने होते हैं, 32, 16 जबड़े, 16 ऊपरी जबड़े में और 16 निचले जबड़े में। दांत होते हैं 4 प्रकार के, कृतक, रदनक, अर्चवणक और चवणक। यानी कृतक, रदनक, अर्चवणक प्रीमोलर बोलते हैं इनको, और मोलर जिनको चवणक के नाम से जानते हैं। तो एक बेसिक नॉलेज दी मैंने। ये दांत होते हैं किससे बने होते हैं, इनेमल, सबसे कठोर पदार्थ होता है। आई बात समझ में, जो कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से। आई बात समझ में। अब सुनिए कि सामान्यतः हमारे जो मुख होता है, दंत क्षय, अपने सिलेबस पर आ जाइए। अब सामान्यतः हमारे जो मुख की जो पीएच होती है ना, पीएच, वो कितनी होती है, 6.5 होती है सामान्यतः से। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप आराम से वीडियो देख रहे हैं। इस समय हमारे मुख की पीएच कितनी है, 6.5 है। कितनी है, 6.5। लेकिन भोजन करते समय क्या होते हैं, इन जो भोजन के कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, दांतों में फंसे रह जाते हैं। अब सामान्य भोजन कर रहे हैं क्या, हम पढ़ ही तो रहे हैं, भोजन थोड़ा कर रहे हैं क्या, पढ़ते पढ़ते भोजन कर रहे हैं, नहीं, पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं। ऐसे भी हैं कुछ
जो भोजन करते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। आई समय, तो इस समय हमारे मुख की पीएच कितनी है? 6.5 है। लेकिन जब हम भोजन करते हैं, क्या करते हैं? भोजन करते हैं, ध्यान देना, तो भोजन के कुछ कण हमारे दांतों में क्या हो जाते हैं? फंसे रह जाते हैं, कुछ कण फंसे रह जाते हैं। और जब कुछ कण फंसे रह जाते हैं तो बैक्टीरिया जो होते हैं भोजन के कणों से क्रिया करके क्या करते हैं? अम्ल उत्पन्न करते हैं। यानी क्या उत्पन्न करते हैं? अम्ल उत्पन्न करते हैं। यानी बैक्टीरिया भोजन कणों से क्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। और जिससे मुख के जो पीएच का मान जो होता है ना, वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। यानी भोजन कण हमारे दांतों में क्या रह गए? फंसे रह गए। बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत चालाक होते हैं बैक्टीरिया, उनको तो बस मौका मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनको मौका मिलना चाहिए। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? दांतों के अंदर क्या है? भोजन कण फंसे रह गए, उन्होंने क्रिया की और हमारे मुख के अंदर क्या बना दिया? अम्ल बना दिया। जैसे हमारे मुख के अंदर अम्ल बनेंगे, हमारे मुख की जो पीएच है ना, वो 5.5 से भी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। 5.5 से भी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। आई बात समझ में? कैसी हो जाती है? 5.5 से भी कैसी हो जाती है? कम रह जाती है। आई बात समझ में? और जब 5.5 से कम रह जाती है तो जो दांतों की इनेमल परत है उसका क्या होता है? क्षय होता है। यानी जो इनेमल जो परत होती है इसका क्या होने लग जाता है? क्षय होने लग जाता है जब 5.5 से कम पीएच रह जाएगी। और इसको हम क्या कहते हैं? दंत क्षय कहते हैं। धीरे धीरे हमारे दंतों क्या होता है? क्षय होता है। और इससे बचने के लिए हमें क्षार युक्त गुणों से युक्त दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। यानी भोजन के बाद हमें क्या करना चाहिए? क्षारीय विलयन से, यानी दंत मंजन है या कोई क्षारीय विलयन से मुख की सफाई अवश्य करनी चाहिए, ताकि दंत क्षय पर नियंत्रण पा सकें। आई बात समझ में? मुख में अम्ल हो गए, अब कोई क्षारीय मंजन कर ली हमने या कोई टूथपेस्ट कर लिया, तो दांतों के अंदर जो भोजन के कण फंसे हुए हैं, जो भोजन के कण क्या हैं? फंसे हुए हैं, वो क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। और जब वो निकल जाएंगे तो बैक्टीरिया किससे क्रिया करेंगे? जो बैक्टीरिया होते हैं उनको तो मौका मिलना चाहिए। बैक्टीरिया जीवाणु उनको मौका, जब मौका ही हम समाप्त कर देंगे, दांतों के अंदर जो भोजन के कण हैं उनको हम जब निकाल ही देंगे तो किससे क्रिया करेंगे? किसी से क्रिया नहीं करेंगे। और हमारे मुख की जो पीएच है वो बरकरार 6.5 ही बनी रहेगी। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए कहते हैं ना भोजन करने के बाद दांतों की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए, इसलिए कहते हैं वो। क्योंकि अगर भोजन के कण दांतों के अंदर फंसे रह गए तो बैक्टीरिया क्या कर देंगे? क्रिया कर देंगे और अम्ल बना देंगे। और अम्ल बना देंगे तो मुख की पीएच कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो 5.5 से कम रह गई तो धीरे धीरे हमारा इनेबल पर आता है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं और दंत क्षय प्रारंभ होने लग जाता है। आशा करता हूं बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लिख लेते हैं अब। तो देखिए, दंत क्षय लिखना। सामान्यतः मुख जो होता है अपना, सामान्यतः मुख के पीएच का मान, सामान्यतः मुख के पीएच का मान लगभग कितना होता है भाई? सामान्यतः मुख के पीएच का मान लगभग 6.5 होता है। कितना होता है? पीएच का मान लगभग कितना होता है? 6.5 होता है। आई बात समझ? कितना हो गया? 6.5 होता है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। आगे लिखना, भोजन करते समय, क्या करते समय? भोजन करते समय, हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय ध्यान देना फिर ये छात्राओं, भोजन करते समय इसके छोटे छोटे कण, भोजन करते समय इसके छोटे छोटे कण, भोजन करते समय इसके छोटे छोटे कण दांतों में, भोजन करते समय इसके छोटे छोटे कण दांतों में फंसे रह जाते हैं। दांतों में क्या हो जाते हैं? फंसे रह जाते हैं। दांतों में फंसे रह जाते हैं। भोजन करते समय इसके छोटे छोटे कण दांतों में फंसे रह जाते हैं। अब दांतों में फंस रहे हैं तो क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया हैं उनको तो मौके की तलाश है ना, तो बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया जीवाणु, बैक्टीरिया भोजन के कणों से क्रिया करके, बैक्टीरिया भोजन के कणों से
भोजन के कणों से क्रिया करके, क्या करके, क्रिया करके, भोजन के कणों से क्या करके, क्रिया करके, क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? अम्ल उत्पन्न करते हैं, अम्ल उत्पन्न करते हैं। आई बात समझ में? और जब अम्ल उत्पन्न हो जाएंगे तो क्या होगा? जिससे मुख्य पीएच का मान, जिससे मुख्य पीएच का मान, जिससे मुख्य पीएच का मान, जिससे मुख्य पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, जिससे मुख्य पीएच का मान 5.5 से कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। आई बात समझ में? जिससे मुख्य पीएच का मान 5.5 से कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। और दांतों की इनेमल परत का क्या होता है? क्षय होता है। दांत किससे बने होते हैं? इनेमल से, मैंने अभी बताया। तो दांतों की, यानी दांतों की, किसकी? दांतों की इनेमल परत का क्या होता है? क्षय होता है। दांतों की इनेमल, दांतों की इनेमल परत का क्या होता है? क्षय होता है। और जब इनेमल परत का क्या हो जाएगा? क्षय ही हो जाएगा, तो दांत स्थिर रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। जिसे क्या कह देते हैं? दंत क्षय, जिसे दंत क्षय कहते हैं। क्या कह देते हैं? दंत क्षय। आई बात समझ में प्रिय छात्रों? जिसे दंत क्षय कहते हैं। तो दंत क्षय हो गया। अब दंत क्षय नहीं हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई हमें क्षारीय विलयन या कोई भी टूथपेस्ट या कोई भी मंजन का क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए, ताकि वो दांतों के अंदर जो कण फंसे हुए हैं वो क्या हो जाएं? बाहर निकल जाएं। और बाहर निकल जाएंगे तो बैक्टीरियाओं को भोजन कणों से क्रिया करने का क्या नहीं मिलेगा? मौका ही नहीं मिलेगा। मौका नहीं मिलेगा तो अम्ल उत्पन्न होंगे, अम्ल नहीं उत्पन्न होंगे तो मुख्य पीएच का मान कैसा होगा? कम होगा, नहीं होगा, कम ही नहीं होगा, 6.5 ही बना रहेगा। और 6.5 बना रहेगा तो दंत क्षय नहीं होगा। तो लिख लेना, पैराग्राफ चेंज करके, दंत क्षय से बचाव हेतु, दंत क्षय से बचाव हेतु हमें क्षार गुणों से, कैसे गुणों से? क्षार गुणों से। दंत क्षय से बचाव हेतु हमें क्षार गुणों से युक्त दंत मंजन का, यानी क्षार गुणों से युक्त दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए। आई बात समझ में? पीएच का महत्व हुआ कि नहीं हुआ? तो पीएच के द्वारा ही तो पता चला है कि हमारे मुख की पीएच कितनी है कि नहीं है? दंत क्षय का महत्व हुआ कि नहीं हुआ? तो आपके 2 पॉइंट, नंबर 1 पेट की अम्लता और दूसरा दंत क्षय। अगला टॉपिक है नंबर 3, कीटों जो होते हैं, कीटों का डंक। तो नेक्स्ट अगली क्लास में आपको इसके बारे में लिखाएंगे, समझाएंगे। तो तब तक इनको आप लिख लो, नेक्स्ट अगली क्लास में। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक्स। ओके।